हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप लोग को मेरे ख्याल से शायद दिक्कत होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं, ठीक है जी। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटिटिव डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें करना क्या है? हमें दो सोर्स से डीएनए जो हमें मिला है, दो सोर्स से मिला है, दो डीएनए के आपको मैच करना है। वो एक ही आदमी के भी हो सकते हैं, हमें तो नहीं ना पता। हमें किसी ने स्पेसिमेन भेजा कि ये देखिए भाई 26 जनवरी पे जो लाल किले पे हरकत हुई, वहाँ से हमें ये सैंपल मिला है सेल का, इसमें से आप डीएनए निकालें और ये हमें लग रहा है कि एक्यूज्ड है फलाना ढिमकाना। तुम सैंपल ये मिलाइए और बताइए क्या वो 26 जनवरी को वहाँ पे था। तो ये आप मिलाएंगे, सैंपल मिलान कर रहे हैं, तो ये उस बंदे का भी हो सकता है, मिल जाएगा या चेंज होगा। तो आपने दो डीएनए का पर्टिकुलर एक सीक्वेंस को टारगेट करना है, एक जगह को, स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करना है, डीएनए की मैचिंग करनी है। यही डीएनए के स्पेसिफिक रीजन की जो आप मैचिंग कर रहे हैं डीएनए सीक्वेंस में, वही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिकली करना क्या, आपने दो आदमियों के दो सोर्स से जो मिले हैं डीएनए, दो डीएनए के सैंपल को मैच कराना है, उनके डिफरेंस को देखना है कि डिफर तो नहीं है कि सेम तो नहीं है। ये हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और जिस स्पेसिफिक रीजन को हम लोग टारगेट करते हैं वो है रिपीटिटिव डीएनए। भाई हमने आपसे कहा कि ये कमरे में से हमें भूसा भरा है, सुई ढूंढ दो, तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर हम आपको बोलेंगे कि ये गेट से एंट्री करके राइट मुड़ते ही शायद सुई यहाँ पे है, तब आप ढूंढ लेंगे इतनी जगह में, तब आप ढूंढ पाओगे, वरना आप नहीं ढूंढ पाओगे। वही चीज़ डीएनए में, जो पूरे का पूरा हम लोग का जीनोम है 6.6 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से बना, इतना लंबा आप मैच करें तो भाई कहाँ मैच कर पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा पोर्शन है तो आप उसका कंपैरिजन कर लेंगे। यही कलाकारी है, यही डीएनए है। तो रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंसेस को हम लोग को टारगेट करना, पहली बात तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। आगे चलिए। बिकॉज इन these sequences a small stretch of DNA is repeated many times। अब इस डीएनए को जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसको रिपीटिटिव डीएनए हम क्यों बोल रहे हैं? उसको रिपीटिटिव डीएनए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस जो स्ट्रेच है डीएनए का, जो थोड़ा सा टुकड़ा है, खिंचाव कह लीजिए या टुकड़ा कह लीजिए डीएनए का, इसमें कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट है। तो मानिए AATTCGA, ये AATTCGA, 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 AATTCGA रिपीटेड है बार बार। बिकॉज इन दिस सीक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, बहुत बार रिपीट है। दिस रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमें ये रिपीटेटिव डीएनए हम कैसे ढूंढेंगे? तो आपने किसी की सेल आपको मिली, आपको हेयर फॉलिकल मिला या एपिडर्मल सेल मिली या ब्लड का सैंपल मिला जिसमें WBC है, तो आप जानते हैं ह्यूमन की हर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, कंटेंट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है और डीएनए का सैंपल भी सेम है। तो किसी भी सेल से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वो बायोटेक में हम लोग पढ़ चुके हैं डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आपने उसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराया तो आपको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पे दो पीक मिलेंगे। एक तो बल्क पीक में ज़्यादातर जो डीएनए है वो बल्क में आ गया, उन्हें बल्क बना दिया। और दूसरा छोटी छोटी पीक, वो कहलाएंगे हमारे सैटेलाइट डीएनए। जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ये जो छोटी पीक बनी, यही छोटी पीक को हमें टारगेट करना है। इस छोटी पीक में रिपीटिटिव डीएनए, तो 2-3 टर्म आए हैं। पहला तो टर्म आया रिपीटिटिव डीएनए, दूसरा टर्म आया बल्क जीनोमिक डीएनए। बल्क का मतलब खूब सारा, ढेर सारा। जीनोमिक का मतलब जो हमारा जीनोम बना रहा, डीएनए जीनोमिक डीएनए जो हमारा जीनोम बना रहा, डीएनए बल्क कि पूरे का पूरा। भाई आपने 100 रुपये हैं आपके पास, 98 रुपये 99 रुपये आप एक तरफ रख दीजिए, 1 रुपया एक तरफ रख दीजिए, तो हम बोलेंगे ना बल्क ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी is kept in the pocket, left pocket, and rest of the money you kept in the right pocket और left, जो भी हो। तो बल्क इधर रख लिया, जो मेन हिस्सा है लॉइन शेयर, ज़्यादातर हिस्सा
वो आपने अलग रख लिया, एक हिस्सा अलग रख लिया। वही यहाँ पे हुआ जब आप डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। टर्म याद रख लीजिएगा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? तो ये मीडियम जैसे जैसे आप इसमें नीचे जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप वाटर ले लें तो उसकी डेंसिटी हर जगह सेम होगी। आपने कोई ऐसा मीडियम लिया है जिसमें जैसे जैसे आप उसमें नीचे उतरते हो डेंसिटी बढ़ रही है। तो जितना भी हैवियर, जितना हल्का होगा वो यहाँ कहीं सेट होगा, जितना लाइटर होगा वो ऊपर कहीं सेट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लाइटर है डेंसिटी मीडियम की, जहाँ पे उसकी डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी और जो पार्टिकल आप उसमें सस्पेंडेड डाल रहे हो, जो पार्टिकल उसमें डुबोने की सोच रहे हो, जो मटेरियल, जैसे उन दोनों की डेंसिटी सेम होगी वहाँ पे आके वो रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। और अगर वो हैवियर हुआ, डेंसिटी ज़्यादा हुई, तो जाके बॉटम पे सेटल हो जाएगा। और अगर आपने कोई डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन चीज़ ली है, उसमें 2-3 चीज़ें डाली, प्लास्टिक डाली वो यहाँ पे रुक गई, कांच डाला वो यहाँ रुक गया, लोहा डाला वो यहाँ रुक गया, और कोई बहुत ही ज़्यादा लोहे से भी ज़्यादा ठोस चीज़ डाली वो यहाँ आके सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया तो 2 पीक बन गई, 2 पीक बन गई, एक छोटी पीक एक बड़ी पीक। बड़ी पीक जो है बल्क ऑफ द डीएनए यहाँ सेटल हो गया। ये छोटी पीक में से वही डीएनए रिपीटेटिव डीएनए है, उसी को हमें टारगेट करना है। आ गई बात समझ में? तो रिपीटेटिव डीएनए समझ गए आप, बल्क जीनोमिक डीएनए समझ गए आप, और सैटेलाइट डीएनए आप समझ गए। आगे चलता हूँ। दिस रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए एज different peaks during density gradient centrifugation. The bulk DNA forms a major peak. bulk DNA ज़्यादातर DNA एक मेजर पीक बना लेगा, and the other smaller peaks और छोटी छोटी चोटियाँ कहीं बनी रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए, उनको हम सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। जो अलग छोटी छोटी बन गई सैटेलाइट, जैसे सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसमें फर्दर आप देखिए 3 बातों को हमें ध्यान में रखना है। उन 3 बातों के आधार पे सैटेलाइट डीएनए को, जो छोटी छोटी पीक बनी, हम माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट जैसी कई श्रेणियों में बांट लेंगे। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन की, उसमें 80 रेशियो ज़्यादा है। आपको पता है कि एक ये न्यूक्लियोटाइड का थ्रेड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड का थ्रेड एक दूसरे के अपोजिट एंटीपैरेलल जाते हैं। अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस है, इधर ए है अगर तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे थाइमिन होगा, इधर साइटोसिन है तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे ग्वानिन होगा। यही चल रहा है, ATCG ATCG TTCG, यही चल रहा है, A TTTT। ठीक है, अब ये जो डीएनए का टुकड़ा जो हमारा इधर निकला सैटेलाइट डीएनए में, इसमें फर्दर हम देखेंगे कि ATCG, AT ज़्यादा है कि CG ज़्यादा। ATCG देखेंगे, रेशियो को चेक करेंगे किसका ज़्यादा है, पहली बात। तो इसके आधार पे, बेस कंपोजिशन के आधार पे, लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट मतलब जो आपने सीक्वेंस टारगेट करी, हो सकता है वो AT TACCGGG हो, मतलब 3 2 5 2 7 दोनों 9 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हो, या हो सकता है वो 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हो, TTAGGC हो शायद। तो ये लेंथ ऑफ द सेगमेंट भी, लेंथ ऑफ द बेस सीक्वेंस भी, लेंथ ऑफ द सेगमेंट भी हमें देखना है, एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। अब ये मानिए ये जो 9 न्यूक्लियोटाइड की बनी सीक्वेंस है ये 1000 बार रिपीट है, या ये 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ये 800 बार रिपीट है, या 899 बार रिपीट है। तो 3 बातों के आधार पे ATCG रेशियो, लेंथ जो सीक्वेंस आप टारगेट कर रहे हो, और वो सीक्वेंस जो टारगेट करी है आपने वो सीक्वेंस कितनी बार रिपीट है, इस आधार पे, इन 3 बेसिस के आधार पर सैटेलाइट डीएनए को हम कई कैटेगरी में बांट लेंगे, जिसमें से कैटेगरी मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट है। ठीक है, तो इस स्लाइड पे जितनी भी बातें हुई समझ में आई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करना है, हमने 2 जो हमारे पास डीएनए आए हैं उनको मैच करना है, मैच करके बताना है कि ये एक ही बंदे के हैं कि अलग अलग है। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए को मैच करना, डीएनए को हम पूरा ही, आप महाभारत की प्रिंटिंग, महाभारत काव्य लेके बैठ गए जो 18 अध्याय का, और महाभारत अध्याय पढ़ने बैठे आप, तो महाभारत में आप त्रुटि ढूंढ पाए किस पन्ने पर त्रुटि है, दिक्कत है। लेकिन अगर हमने आपको बता दिया कि आप केवल उस सेक्शन को ढूंढो जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, तो आपको एक हमने स्पेसिफिक जगह बताई, तो 8-10 पन्ने आप आसानी से उस पर फोकस करके ढूंढ लोगे। वही चीज़ हमें करनी है, हमें पूरा डीएनए मैच करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि 99.9% तो डीएनए सेम है, मेरा, आपका, हर किसी का। जो डिफरेंस है
उस डिफरेंस को हमें टारगेट करना। उस डिफरेंस में भी हमें किसको टारगेट करना है? रिपीटेटिव डीएनए। ऐसे डीएनए को टारगेट करना है जिसको हम रिपीटेटिव डीएनए बोल रहे हैं। रिपीटेटिव डीएनए मतलब रिपीटेटिव डीएनए वो डीएनए जिसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है बार बार लगातार रिपीट हो रही है। ओके जी, चलिए अगली स्लाइड पर चलें। द सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड। अब ये जो सीक्वेंस है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ज़्यादातर केस में ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं लाती। अगर प्रोटीन के लिए कोड लाती होती तो हम क्या बोलते? तब हम बोलते ये जीन हो गया। तो जीन क्या है? जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। जीन डीएनए का वो हिस्सा है जिसके पास जानकारी है किसी लक्षण के लिए। तो ये जो डीएनए का टुकड़ा है जिसमें बार बार ये रिपीट फिर रिपीट, ये किसी प्रोटीन के लिए इसके पास कोई जानकारी नहीं है, मतलब कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, मतलब ये जीन की तरह काम नहीं कर रहा। बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। लेकिन बहुत बड़ा पोर्शन ह्यूमन जीनोम का ये बना रहे हैं। दिस सीक्वेंसेज शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। दिस सीक्वेंसेज, ये जो सीक्वेंस है इसमें आपको पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही हाई लेवल का दिखाई देगा। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब बहु, मॉर्फिज्म रूप, बहु रूप इसमें देखने को मिलेंगे। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को आगे डिफाइन भी किया गया कि क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या पकड़ना है? अभी ये पकड़ना है कि ये जो सीक्वेंसेस हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं रिपीटेटिव डीएनए में, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाती है, पॉलीमॉर्फिज्म का उच्च स्तर दिखाती है। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दूसरी लाइन है जिससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। वो आपसे पूछेगा कौन एग्जामिनर, नीट का जो पेपर बना रहा, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, या व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। योर आंसर शुड बी पॉलीमॉर्फिज्म इज द basis of DNA fingerprinting. So this is the quite important point to note. That's why इसको मैंने रेड में कर रखा है, रेडिंग पे। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस, फॉर्म द बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू। अब अगर हम बात करें मेरी या मेरे पुत्र की या किसी की भी आप बात कर लें, XYZ, वर्मा जी की, शर्मा जी की, खान साहब की, किसी की भी, या अमर अकबर एंथोनी की, किसी की भी बात कर लें, डीएनए उसके शरीर में जितनी भी सेल्स होंगी, टिश्यू या सेल्स सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा, फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो हमारी एक सेल का डीएनए कंपोजिशन है, डीएनए कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, अगर उसमें पॉलीमॉर्फिज्म एक सेल में मिल रहा है तो हर सेल के डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सबर रखो, आगे बता रहा हूँ। तो हमारे शरीर के किसी सेल में अगर डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म हो गया है, डीएनए पे जो मौजूद एलील है वो 2 से ज़्यादा है और उनकी अक्रेंस 1% से ज़्यादा पॉपुलेशन में हो गई है, तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया है। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया है मतलब वो हमारे शरीर की हर सेल में, क्योंकि डीएनए हमारे शरीर की हर सेल का डीएनए एक ही है, एक दूसरे की कॉपी है, कार्बन कॉपी। तो जो मेरे पास हो तेरे पास, मतलब जो मेरी एक सेल के पास हो उसके पास। तो हर सेल में डीएनए का आपको, अगर पॉलीमॉर्फिज्म हमारी एक सेल में है डीएनए का, किसी पॉइंट पे, किसी लोकाई पे उसके मल्टीपल एलील बन गए हैं, तो वो दूसरे सेल में भी वही है, वो हर सेल में मिलेगा। फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक मेडिसिन। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉरेंसिक एप्लीकेशन के लिए, फॉरेंसिक एप्लीकेशन क्या है, जब हम साइंस को अप्लाई करें, किसको, क्रिमिनल केसेस को सुलझाने के लिए, उसको हम फॉरेंसिक मेडिसिन बोलते हैं। अगर हम साइंस का इस्तेमाल करें क्रिमिनल केसेस या लॉ के केसेस को समझाने के लिए, तो वो फॉरेंसिक साइंस कहलाएगा। दे बिकम वेरी यूजफुल साइंटिफिक टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण औजार, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए सूचना बन रही है कि फॉरेंसिक एप्लीकेशन, फॉरेंसिक मीन्स लॉ की एक्टिविटी को, किसी ने केस डाल दिया कि मैं तो इनका बेटा हूँ, मुझे जायदाद नहीं दे रहे हो, तो कह रहा है तो मेरा बेटा है ही नहीं, तो इसको साबित तो करो मेरे बेटे हो, तो दोनों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दी। या जैसे आरुषि मर्डर कांड हुआ था, अगर आपको याद हो, आरुषि मर्डर कांड में हेमराज किलर था कि नहीं था, उसको सेट हमें करना है, उसको अगर हमें इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हम ज़रूरत ले सकते हैं जो डीएनए का हमें मिला सैंपल आरुषि की बॉडी के पास, और हम हेमराज का सैंपल लेंगे और उसके डीएनए को मैच करके देखेंगे कि क्या हेमराज तो एक्यूज नहीं है, हेमराज तो कल्प्रिट नहीं है।
तो फॉरेंसिक मेडिसिन में, फॉरेंसिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण औजार बन जाता है इस तरह के केसेस में। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। अब मेरे सोमेटिक सेल या जनरेटिव सेल में कोई पॉलीमॉर्फिज्म किसी पॉइंट पे हो गया है तो ये इनहेरिटेंस इसकी होगी, तो मेरे बच्चों में भी हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अब वर्मा जी को किसी दीक्षित जी ने ये लगा दिया कि ये तो मेरे पिता हैं, तो पिता हैं। आपको याद होगा एक केस ऐसे ही, एक बहुत पॉलिटिकल फिगर थी, उन पर एक सज्जन ने लगाया था और उसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बात साबित भी हो गई थी। नाम लेना ठीक नहीं है वरना मुझे पे केस हो जाएगा। तो ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। वाद विवाद कि ये हम इसके वारिस हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग उससे चेक हो जाएगी कि हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे डीएनए का कंटेंट मेरे बच्चों में जाएगा, तो बच्चों में भी इनहेरिटेंस होगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट के केस में। आगे इसमें जब आप स्लाइड ख़त्म होगी तो आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। और चलिए आगे चले। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? As polymorphism is DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting। याद रखिएगा, याद रखना, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग की 9 नंबर के क्रोमोसोम पे जीन आई सिचुएटेड है। वो जीन आई जो कि हमारे ब्लड ग्रुप को रेगुलेट कर रहा, कहाँ पे सिचुएटेड है? पर्टिकुलर लोकाई पे। तो ये जो मैपिंग कर दी गई कि जीन के 9 नंबर पे ये, 11 नंबर पे वो, 12 नंबर पे ये, 11 नंबर पे हमारा पता लग रहा है जी बीटा चेन के लिए, 16 नंबर पे हमारा अल्फा चेन के लिए ग्लोबिन की, 12 नंबर पे फिनाइल कीटोनूरिया वाला जीन। तो ये सब बातें सिस्टिक फाइब्रोसिस का 7 नंबर पे जो पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर लोकाई पे है। आज की तारीख में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है और हम लोग जानते हैं। तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का जीन मैपिंग का आधार क्या है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखिएगा, याद रखना। ये तीसरा पॉइंट आ गया क्या कि पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग का बेस कौन? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरे नंबर का पॉइंट ह्यूमन जीनोम में एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी। इट इज़ इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म मीन। जब इतनी देर से हम पॉलीमॉर्फिज्म भज रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हनुमान चालीसा पढ़ोगे सदगति को प्राप्त होगे, तो हनुमान चालीसा क्या है ये भी तो समझो। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये भी समझ लो भाई कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। इट इज़ इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट द पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म हो क्या रहा? बहुरूप बन क्यों रहे? एक ही रूप क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज द सडन अब्रप्ट चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। अनुवंश की मटेरियल में सडन, अचानक, बगैर किसी सोच विचार के, बगैर किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जो चेंजेस जेनेटिक मटेरियल में होते हैं अनुवंश के मटेरियल में, उसको ही म्यूटेशन हम लोग बोलते हैं। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन द सोमेटिक सेल और इन द जर्म सेल। अब म्यूटेशन जो हो रहा है जरूरी नहीं कि वो जर्म सेल में ही हो। जर्म सेल वो सेल जिनसे गैमीट बनने जा रहे हैं, ये सोमेटिक सेल में भी हो सकते हैं। सेल्स दैट जनरेट गैमीट, जर्म सेल्स हो जो गैमीट बनाती हैं। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर जर्म सेल में हुआ म्यूटेशन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल में हुआ म्यूटेशन उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता। मतलब जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि भैया कोरोना का इंजेक्शन लगाओ तो आप किसी काम के नहीं रहोगे, ऐसा कुछ मिथ, कुछ गलत बातें प्रचारित करी गई हैं। तो मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ हो कि जिसका कोई बंदा यूज़ करे, ऑर्गेनिज्म को यूज़ करे और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करने के काबिल ना रहे, तो उसकी आगे इनहेरिटेंस नहीं होगी। अगर म्यूटेशन हुआ, जर्म सेल में हुआ और वो किसी कुत्ते में जर्म सेल में म्यूटेशन हो गया, टेस्टिस में म्यूटेशन हो गया, टेस्टिकुलर सेल्स में, और टेस्टिस ने स्पर्म बनाने बंद कर दिया, तो बच्चा आगे पैदा भों करके नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इफेक्ट हो गई ड्यू टू म्यूटेशन, तो उसका इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो सोमेटिक सेल में हो भले जनरेटिव सेल में हो, अगर जनरेटिव सेल में हो रहा है, जर्म सेल में हो रहा है, तो ये कंडीशन अप्लाई, यहाँ पे साथ में कंडीशन अप्लाई। जैसे कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले नीचे छोटा सा ऐसे एक लगा देता है स्टार और उसमें लिख देता है जी टर्म कंडीशन अप्लाई।
ठीक, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। तो यहाँ पे भी टर्म कंडीशन ये है कि अगर सोमेटिक सेल में हो रहा है कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो उसकी जर्म सेल में थोड़ी ना हो रहा है। अगर जर्म सेल में हो रहा है तो पॉलीमॉर्फिज्म, जो म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा, अगर जर्म सेल में हो रहा तो उसका इनहेरिटेंस आगे तभी होगा जब ये म्यूटेशन उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो आगे पॉपुलेशन में, समाज में फैला देगा। बच्चे पैदा कर रहा धड़ाधड़, बच्चे से बच्चे में, बच्चे से बच्चे में, पॉपुलेशन में फैल जाएगा। क्या चीज़? पॉलीमॉर्फिज्म, जो उसकी बॉडी में म्यूटेशन होने से पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या वो समझ लीजिए। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। बहुत भारी भारी शब्द, और इन शब्दों के बोझा तले आप दब गए। कोई बात नहीं, उठो लाल, आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुंह धो लो। एलीलिक सीक्वेंस क्या है? एलीलिक सीक्वेंस, एलील क्या है? तो जीन जो एक से ज़्यादा रूप में मिल रहा है। आप जानते हो कोई भी जीन, हमारे में जो जीन्स हैं वो कोई एक ही रूप में नहीं है, उनके दो रूप हैं। जैसे वो जीन जो प्लांट हाइट, पी प्लांट पे काम कर रहे थे, कौन? हमारे मेंडल साहब। तो पी प्लांट में स्टेम की हाइट दो तरह की, लंबे और छोटे। तो वो जीन जो ये निर्धारित कर रहा है, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्लांट हाइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट हाइट, वो जीन मान लीजिए से फॉर एच ही ले लीजिए, एच फॉर हाइट, टुक टुक। वो जीन अगर एच, केवल एच फॉर्म में हो तो सभी प्लांट एक जैसे, एक ही जितने लंबे, एक ही जितने छोटे, या एक ही जैसे हो जाएंगे। लेकिन वो प्लांट एक ही जैसे तो है नहीं। इसका मतलब है ये जीन एच दो रूप में है, एक तो एच एच कैपिटल एच, एक लोअर केस एच। कैपिटल एच की वजह से वो लंबा हुए चला जा रहा है, स्मॉल एच की वजह से वो छोटा हुए चला जा रहा है। तो अगर दो ही हैं, और अगर म्यूटेशन होने से इन दो एच के अलावा एक और कोई जी बन गया, एक और कोई आई बन गया, एक और कोई के बन गया, मतलब वो जीन जो कि प्लांट की हाइट को निर्धारित कर रहा है, दो फॉर्म उसके नोन थे हमें, या तो लंबा या तो छोटा। अब उसके 3-4 फॉर्म और बन गए ड्यू टू म्यूटेशन, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो जाएगा। लेकिन उस सूरत में जब ये जो वेरिएंट बना, एक नया वेरिएंट बना, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो जाए। ह्यूमन बीइंग के केस में कोई जीन, अब आप याद करो, जीन आई जो कि 3 फॉर्म में है, IA, IB और आई, या IO भी कई बुक में लिखा रहता है, ये 3 फॉर्म में है। अब एक फॉर्म और आ गया IC। ये IC को हम पॉलीमॉर्फिज्म की, जैसे आप जानते हो बहुत सारे कंट्रीज़ क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन ICC ने रिकॉग्नाइज कितनों को किया हुआ है? केवल कुछ को, जिनको ICC ने अप्रूवल दे रखा, हाँ ये टेस्ट प्लेइंग नेशन है या ये वनडे प्लेइंग नेशन है। हर किसी को थोड़ी ना उठा के वो रिकॉग्निशन दे देते हैं। तो उसके लिए उनका कोई पैरामीटर है कि भाई जब आप ये लेवल अचीव कर लोगे तब हमको रिकॉग्निशन देंगे कि आप, हाँ आप काबिल हो, अब आप कम्पिटिट कर सकते हो विद इंटरनेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल टीम्स। उसी तरह से कोई एलील बन गया, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन में उसको हम अप्रूवल तब देंगे, हम बोलेंगे कि हाँ इस एलील के बहुरूप हो गए, 2 रूप थे, बहुरूप हो गए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यही है, एलील की सीक्वेंस में वेरिएशन हो गया। पारंपरिक रूप से हम एलील में हुई सीक्वेंस, एलील की सीक्वेंस, 2 तरह के एलील, उनकी सीक्वेंस में कोई वेरिएशन हुआ, वेरिएशन होने के बाद हम उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में अप्रूवल तब देंगे जब उसकी अकरेंस जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। अब एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी समझ लीजिए। मानिए 100 ऑर्गेनिज्म की बनी पॉपुलेशन है, 100 ऑर्गेनिज्म है, 100 ह्यूमन बीइंग है, तो इसमें पर्टिकुलर क्रोमोजोम नंबर 9 जिस पे कि ये जीन सिचुएटेड है, जिसका कि हम पॉलीमॉर्फिज्म का लगाने जा रहे हैं सर्टिफिकेट कि पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इसको सर्टिफिकेट दे तो एक और एलील अस्तित्व में आ गया, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.01 से ज़्यादा हो जाए। तो कैसे हो जाए ज़्यादा? 100 जीन है, 100 लोग हैं, तो उसका मतलब 200 वो क्रोमोजोम है जिन पे जीन हो सकता। उन 200 क्रोमोजोम पे उसकी कितनी बार आवर्ती फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो आया है। अगर वो फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। समझ में आई बात? अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो फ्रीक्वेंसी, किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी, आप हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ते हो, P + Q = 1। ये क्या है? डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी। ये क्या? रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये तो कभी आपने ना सोचा होगा ना पढ़ा होगा। आपने P + Q = 1 रट्टा मार लिया होगा सुबह उठ के, जैन वन या गुणसागर की तरह। तो उसका मतलब भी तो समझो
कि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है एलील की फ्रीक्वेंसी कि किसी भी पॉपुलेशन में, जिस पॉपुलेशन यहाँ पे 100 की बात हो रही, उस पॉपुलेशन में वो एलील कितनी बार अपीयर हुआ। तो 200 लोगों में, 100 लोगों में जो 200 क्रोमोसोम है उस पर वो एलील कितनी बार आया, मानिए एक बार आया, और टोटल अकरेंस उस जीन की कितनी बार हुई है, क्योंकि जीन का ही तो रूप है 200, तो इसकी कितनी हो जाएगी, पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, तो 0.0005, तो ये इससे कम है। अभी हम इसको नहीं मान सकते कि पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म का केस तब मानेंगे जब इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो जाए। अभी हम कहेंगे ठीक है, हो गया, घूमने दो, घूम रहा है ना पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन में उसकी अकरेंस ज़्यादा है ही नहीं, उसको हम अप्रूवल नहीं दे सकते, उसको वो तो अचीव करने दो कि हाँ क्रिकेट खेलने लग गया, इस लायक तो होगा कि ब्रेटली की बॉलिंग को खेल सके, तब तो उसके सामने उतारेंगे। तो यहाँ पे भी वही, हम उसको एलील को ह्यूमन पॉपुलेशन में जब उसकी अकरेंस 0.01 से ज़्यादा हो जाए, तो 100 लोगों में 200 लोगों में केवल एक क्रोमोसोम पे था, मानिए 200 लोगों में वो 4 जगह उसकी अपीयरेंस हुई, तो 4/200 करिए, अब देखिए क्या हुई, तो ये हो जाएगा आपका 0.04/2.02। अब ये इससे ज़्यादा हो गया, तो 200 में 4 जैसे ही हुए, अब ये 0.01 से ज़्यादा हो गया अकरेंस उसकी, हम बोलेंगे हाँ जी ग्रेटर देन 0.01, पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया, एक और एलील अस्तित्व में आ गया। तो बीटा जी का लीका पीका आजकल आप लोग सुनते होंगे कि भैया वायरस के इतने वेरिएंट आ गए, तो वायरस का अगर मानो 134 करोड़ में कोई जीका पीका टीका अगर एक में किसी की हो गया तो उसकी अकरेंस क्या है, 0 है, उसकी तो कुछ अप्रूवल ही नहीं ना। हाँ, जब पता लग रहा है जी वो 100-200 लोगों में हो गया उसकी अकरेंस, तब आपने उसको समझा भाई ये तो यार एक और वेरिएंट आ गया, समझे बात आप। तो एलील की फ्रीक्वेंसी जब 0.01 से ज़्यादा हो जाए, तो एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अभी बताया, फिर से सुन लो कि वो एलील किसी भी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन क्या है ये समझो भैया, उसको भी समझो, सब बातें समझो, रटो मत। पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज रिसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल प्लेस, वेल डिफाइंड प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। कानपुर की पॉपुलेशन, तो कानपुर का भौगोलिक एरिया डिस्क्राइब है कि यहाँ से यहाँ सीमा हद तय है कि यहाँ से यहाँ तक, या यूपी का पॉपुलेशन, या इंडिया का पॉपुलेशन, या एशिया का पॉपुलेशन। तो वेल डिफाइंड एरिया में एट अ पर्टिकुलर टाइम, 2021 की बात करिए, 2011 में कुछ और होगी, 2020 में भी कुछ और होगी, 2019 में भी कुछ और होगी। तो पॉपुलेशन पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे जीवों का समूह जो एक ही जाति को बिलोंग करते हैं, वो होता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में, किसी पॉपुलेशन में उस एलील की फ्रीक्वेंसी जो मल्टीपल एलील का दावेदार है, पॉलीमॉर्फिज्म का दावेदार है, 2 तो होते ही होते हैं, हर जीन के 2 वेरिएंट, और तीसरा वेरिएंट हो गया तो मल्टीपल एलील का केस हो गया। यहाँ पे तीसरा चौथा जो भी वेरिएंट हो रहा की वो 2 से ज़्यादा रूप में है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अगर उस एलील की अकरेंस 0.01 से ज़्यादा, बिल्कुल क्लियर, तो रट्टा मार लीजिए या समझ लीजिए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से फ़ायदा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अगर हमारी बॉडी में म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है, और हमारी बॉडी में म्यूटेशन हुआ तो हमारी हर सेल में उसकी प्रेजेंस है, हर सेल का डीएनए वही सेम है, ठीक है। तो किसी भी सेल का आप डीएनए निकाल लीजिए और उसको आप कंपेयर कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस को हम टारगेट कर रहे हैं, वो सीक्वेंस की आप देखेंगे कि ये सीक्वेंस पर्टिकुलरली डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसी ऑर्गेनिज्म में है तो स्पेसिफिक टाइप का उसी ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट्स निकालते थे, और फिंगरप्रिंट्स हर के सेम है, केवल आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के। उसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी डीएनए जब आप मैच करेंगे, केवल आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए सेम होगा, बाकी किसी का सेम नहीं होगा। आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक ही जाइगोट, मेल गैमीट और फीमेल के गैमीट के फ्यूजन से बना जाइगोट। अब वो जाइगोट में जब पहला डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी, वो दोनों सेल्स एक दूसरे से कह रहे यार हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम अपना अलग दुनिया बसाएंगे, हम राम बनेंगे, हम श्याम बनेंगे। तो शुरुआत उनकी 1 से हुई थी, 1 से 2 हो गए, तो वो हमेशा एक जैसे ही है, आइडेंटिकल ट्विंस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, उनका जो भी है एक ही जैसा है। अरे डीएनए भाई कहीं और ना जाओ पाओ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज मोर देन 1 वेरिएंट एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। क्लियर जी, चलिए आगे चलिए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस किस बात का है? जेनेटिक मैपिंग का, जीन की मैपिंग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पर करी गई है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इन सिंपल टर्म्स,
तो ये भाषा जो आपको थोड़ी सी भारी लगी, दुरू लगी, उसको सिंपल भाषा में बोले। तो सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोले, तो बोल सकते हैं इन सिंपल टर्म्स, इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम बोलेंगे इससे ज़्यादा हो गया तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हो गई। इनहेरिटेबल म्यूटेशन, म्यूटेशन ऐसी जगह हुआ जिसकी इनहेरिटेंस हो सकती है, मतलब वो नपुंसक नहीं हुआ, ब्रनरला नहीं बन गया उसके म्यूटेशन होने से। उनने बच्चे पैदा किए, उन बच्चों में, बच्चों से फिर और बच्चों में आगे पॉपुलेशन में वो फैला और उसकी अकरेंस ज़्यादा हो गई। इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी मोर देन 0.01, इट इज़ रेफर्ड एज द केस ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तब हम इसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का केस कह सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट इन एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। अब इस बात की संभावना कि ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ज़्यादातर उन जगहों पे डीएनए की उन सीक्वेंसेस में देखने को मिलेगा। वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस मे नॉट, उन जगहों पे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए के उस सेगमेंट पे पॉलीमॉर्फिज्म देखने के चांस ज़्यादा है जहाँ पे ये होने पे ये तुरंत ही इंडिविजुअल की जिसमें ये हुआ उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट ना करें, मतलब वो प्रजनन करने के योग्य बना रहे। अगर प्रजनन करने के योग्य बना नहीं रहेगा तो अकरेंस इसकी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसमें कुछ हुआ, मानिए इसका नाम है संजय, तो संजय में कुछ हुआ तो संजय के साथ ही इस दुनिया से विदा हो गया। संजय उसको आगे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, संजय विजय को नहीं दे पाया अपने बच्चे को, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव कैपेबल ही नहीं रह गया। विजय भाई साहब इस दुनिया में आया ही नहीं, तो संजय ने विजय को दिया। जब संजय से विजय बाबूजी का जन्म हुआ तो उसने वो जो संजय ने म्यूटेशन जो संजय में हुआ था रिप्रोडक्टिव सेल्स में या सोमेटिक सेल्स में, डीएनए में ऐसी जगह हुआ जिसने उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं किया, तो जो बच्चा उसमें भी आ गया, संजय विजय फिर अजय, फिर इसी तरह से कहानी चलिए आगे। समझ में आ गया ना आपके, आगे चलता हूँ। दिस म्यूटेशंस कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जैसा अभी बोला, संजय, संजय से विजय, विजय से अजय, अजय से, अब नाम थोड़ा बदल दो, कब तक जय चलाओगे, तो नाम बदल दो, प्रकाश, प्रकाश से आकाश, आकाश से विकास, फिर और चलाना नहीं, बहुत काफ़ी। तो ये धीरे 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 अकरेंस इसकी पॉपुलेशन में ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, तो ये इकट्ठे होते चले गए फ्रॉम वन एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। There is variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to very large change. पॉलीमॉर्फिज्म ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन इज सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए का थ्रेड मैंने बनाया। डीएनए के थ्रेड में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में एक तो आपकी पेंटोज शुगर है, और इस पेंटोज शुगर के साथ जब लग जाता है कौन, नाइट्रोजिनस बेस, तो ये हो जाता है ग्लूकोसाइड, और ग्लूकोसाइड से जब फॉस्फेट मोइटी लग जाएगी तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो हमारी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ये ATCGAT, ये एक जेन्युइन या चलती चली आ रही है सीक्वेंस डीएनए की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें हुआ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन इज द आइदर द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, या तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, ए की जगह यहाँ पे टी की अकरेंस आ गई, म्यूटेशन हो गया। आइदर द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड और द चेंज इन सीक्वेंस, कि न्यूक्लियोटाइड या तो ये बदल गया है या सीक्वेंस बदल गई है। पहले क्या थी, AAT थी, अब वो AATA हो गई, तो न्यूक्लियोटाइड ने जगह बदल ली है, सीक्वेंस बदल गई है। पहले में तो न्यूक्लियोटाइड ही बदल गया था। म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन इज द सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, इट मे अकर इन द फॉर्म ऑफ either the change in the nucleotide type of nucleotide or the change in nucleotide sequence or the change in nucleotide number। या तो न्यूक्लियोटाइड बदल जाए, या न्यूक्लियोटाइड की जगह बदल जाए, या न्यूक्लियोटाइड का नंबर बदल जाए, कि पहले ये मानिए 80 न्यूक्लियोटाइड की थ्रेड थी, वो 79 की रह गई, या 81 की हो गई, या 85 की हो गई। तो चेंज इन नंबर, चेंज इन टाइप, चेंज इन सीक्वेंस इन द न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया म्यूटेशन। अब सिंगल, जो हम लोग सिंगल पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो सबसे छोटा म्यूटेशन हो सकता पॉसिबल, दैट सबसे छोटा म्यूटेशन पॉसिबल कौन सा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बदल जाए, जिसका कि एग्जांपल हमारा पॉइंट म्यूटेशन का क्या, सिकल सेल एनीमिया में
सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन से ही पूरा रायता फैला है, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए या वेरी लार्ज स्केल पे चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन, इवोल्यूशन जैविक विकास, स्पेसिएशन नई जाति का बनना, सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इवोल्यूशन में भी, जैव विकास में भी इस तरह के जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहे हैं म्यूटेशन के कारण, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेसिएशन, नई स्पीसीज, आज की तारीख में होमो सैपियंस राज कर रहा है, तो राज करेगा खालसा कब तक करेगा भाई? होमो सैपियंस कब तक करेगा? आखिर हमसे भी बेहतर कोई आएगा, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो होमो सैपियंस एट प्रेजेंट नो डाउट द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द ऑलमाइटी टिल नाउ, लेकिन हम लोग हमेशा बेस्ट रहेंगे बदलती हुई परिस्थिति के साथ। कोई हमसे भी होमो सैपियंस फ्यूचरिस्ट आएगा, फ्यूचर में कोई और आएगा जो हमें रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम सबसे बेहतर है, नो डाउट सबसे बेहतर है, वी आर द बेस्ट। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू विल स्टडी इन डिटेल्स इन हायर क्लास। तो हायर क्लास में पढ़ना, मुझे न तंग करो, आगे चलो। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। एलेक जेफरी साहब थे जिनको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बॉस मानते हैं, भगवान, फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक जेफरी। और इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये चीज़ याद रखिएगा इंडिया के लिए, लालजी सिंह और डॉक्टर वीके कश्यप। लालजी सिंह और वीके कश्यप। ही यूज द सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए अभी मैंने गा के सुला के आप लोग को बताया सैटेलाइट डीएनए। अरे भैया, दो जीनोम दो बने थे, ये सैटेलाइट डीएनए था। सैटेलाइट डीएनए जिसको आपने मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट में बांटा, किस आधार पे? 3 आधार, ATCG रेशियो, सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड हाउ मैनी टाइम डज इट गेट रिपीटेड इन दैट सेगमेंट, इस आधार पे बांटा था। याद आ गया? चलिए वापस आ जाइए। सैटेलाइट डीएनए प्रोब की तरह, प्रोब किसी भी चीज़ को, गुत्थी को सुलझाने में आपको एक क्लू चाहिए, प्रोब की सहायता से। प्रोब आगे डिस्क्राइब करेंगे क्या, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए जिसका कि न्यूक्लियोटाइड आपको पता होता है रेडियो एक्टिव एक्टिविटी के साथ, तो उसको हम लोग प्रोब बोलते हैं। आगे आएगा, पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा प्रोब क्या। अरे भैया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए जिसमें आपने रेडियो एक्टिव कोई तत्व, एलिमेंट उसमें साथ में लगा दिया है, एक तरह से टैग कर दिया कि ये जहाँ जाएगा कहानी अपनी बताएगा, आप उसको पहचान लोगे, आंखें बंद करके भी पहचान लोगे। ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब। सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की तरह इस्तेमाल किया, ठीक है, अच्छी बात है। दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का केस था, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता था। इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। तो ये वाली बात, पहली बात तो एलेक जेफरी याद रखिए, ये चौथा पॉइंट याद रखने का, सैटेलाइट डीएनए को यूज़ किया था प्रोब की तरह, ये बात याद रखिए, 5वां नंबर। और इसी को हम लोग वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल की नंबर फिक्स नहीं है भाई, किसी में 8 बार रिपीट है जो सीक्वेंस आपने ली। इन्होंने एक सीक्वेंस सोची क्या, जिसकी पॉलीमॉर्फिज्म जो केस मिला, भैया ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत है, तो उस टुकड़े को इन्होंने उठाया, उसका प्रोब बनाया, उस टुकड़े की कितनी लेंथ और कितनी बार रिपीट हुआ है, इस हिसाब पे अलग अलग, किसी में वो टुकड़ा 10 बार रिपीट दिखा रहा, किसी में वो टुकड़ा 6 बार रिपीट दिखा रहा, किसी में वो टुकड़ा 8 बार रिपीट दिखा रहा। वेरिएबल नंबर वेरी कर रहा ऑफ टेंडम रिपीट। टेंडम का मतलब एक के पीछे दूसरा, जैसे साइकिल आप चलाते हो तो साइकिल के अगले पहिए के पीछे पिछला पहिया खुद ब खुद चलाता। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, उसको बोलते हैं टेंडम रिपीट। द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग। तो टेक्निक जो यूज़ करी गई, आज भी पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करी जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। सदर्न ब्लॉटिंग से हम लोग डीएनए को टारगेट करते हैं। जब हम डीएनए के किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को सैंपल में लोकेट करना चाहें, हम सदर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। रेडियो लेबल्ड, रेडियो एक्टिविटी से हमने उसको लेबल कर दिया, टैग लगा दिया। जैसे आप अपनी नोटबुक पे टैग लगा देते हो समीर सिंह, चित्रा गुप्ता, तो भैया आपने जो टैग लगाया ना, उसको मार्का लगाया कि पहचान लोगे। 100 बच्चों की बुक्स पढ़ी होगी, अपनी बुक पहचान लोगे अपने टैग से। तो रेडियो लेबल्ड VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, रेडियो लेबल्ड, रेडियो एक्टिविटी उसमें साथ में आपने डाल दिए किसी तरह से एज अ प्रोब, उसको प्रोब की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए, अब ये आ रहे हैं आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप। द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉटिंग यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब। इट इंक्लूडेड आइसोलेशन, सबसे पहले आप आइसोलेट करोगे डीएनए को। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके, भले EcoR1, भले बाम बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियन बाम 1, भले आप किसी दूसरे को इस्तेमाल कर लीजिए, जिसको भी आप इस्तेमाल करेंगे, प्रोटियस वल्गैरिस 1 को कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी को कर लीजिए, हिंद 3 को कर, किसी को भी कर लीजिए, जिसको भी आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, उसका इस्तेमाल करके आप डाइजेशन डीएनए के टुकड़े 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 कर दोगे। कैसे? अरे भैया, जब आपने मॉलिकुलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का EcoR1 का इस्तेमाल किया, तो EcoR1 की रिकॉग्निशन साइट कहाँ पे है? ये कहाँ पहचानता है कि लो मेरी दुनिया आ गई? ये पहचानता है GAATTC 5 प्राइम एंड 2/3 डीएनए के टुकड़े पे। 1 किलोमीटर के लंबे टुकड़े पे अगर एक जगह ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, वहीं पे कट लगाएगा, और 1 किलोमीटर पे एक जगह। और अगर 100 मीटर पे 1 किलोमीटर और 100 मीटर पे 10 जगह, तो 10 जगह से काट देगा। जहाँ जहाँ वो सीक्वेंस होगी रिकॉग्निशन साइट EcoR1 की, वहाँ वहाँ वो कट कर देगा उसको। तो आइसोलेशन, सबसे पहले आपने आइसोलेट किया डीएनए को, उसके बाद डाइजेशन किया, उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, पूरी मेरी वो बनी हुई है वीडियो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, देख लीजिएगा। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेते हैं एक प्लेट में लेते हैं यहाँ पे वेल, यहाँ पे भरा हुआ है अगर रोज जेल, इन वेल में डाला आपने डीएनए के टुकड़े अलग अलग साइज के, यहाँ पे फिर आपने लगाई इलेक्ट्रिक करंट में इधर एनोड पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। डीएनए मटेरियल जो है, डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिव चार्ज है, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, एंड स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फादर इट मूव फ्रॉम द वेल। जितना छोटा फ्रेगमेंट वो वेल से उतना दूर चला जाएगा। क्यों? अरे भाई, आप एक ही फोर्स से ट्रक को और कार को खींचो, कौन ज़्यादा दूर चला जाएगा? कार। एक ही फोर्स लगी है, यहाँ पे जो फोर्स लगी है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी है, उसको खींच रही है। यहाँ पे मीडियम अगारोस जेल जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उससे मूव हो के, जब एक ही फोर्स है तो जितना छोटा मॉलिक्यूल उससे उतनी दूर, और जितना बड़ा मॉलिक्यूल उससे उतने कम दूर। इस आधार पे आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो आपने डीएनए के छोटे बड़े टुकड़े अलग कर लिए। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ट्रीटमेंट विद एल्कली। ये एल्कली से ट्रीटमेंट, ये आपकी बुक NCERT की लाइन में नहीं लिखा, खा गए वो लोग। और बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जब डीएनए के फ्रेगमेंट अलग कर लिए, तब वो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसका आपने हाइब्रिडाइजेशन कराना है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसके साथ आपने अपना रेडियो एक्टिव प्रोब लगाना है, तभी तो आप जान पाओगे। और लगेगा कब? जब ये सिंगल स्ट्रैंड में बदलो। तो डबल स्ट्रैंड को पहले सिंगल स्ट्रैंड में बदलेंगे, उसके लिए हम एल्कली ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंड हो जाएंगे, तभी तो आप हाइब्रिडाइजेशन करवा पाओगे। और ये बात जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ अपने बैच में, पूरा इसको पढ़ाने के बाद आखिरी में बताता हूँ। और जो बच्चा बीच में क्वेरी ये पूछ लेता है, सर ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड है, तो उसको मैं एक चॉकलेट दे देता हूँ कि वो ध्यान से पढ़ रहा, बाकी ये सोच रहे हैं कि कब 6 बजे और ये ख़त्म करें और मैं घर जाऊँ। तो ध्यान से सुनिए आप बातों को कि भैया हाइब्रिडाइजेशन आगे जब आप टैग, जिसको रेडियो एक्टिव आपने ये सिंगल स्ट्रैंड डाला, तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को पकड़ेगा कब, उसके साथ कब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करेगा, कब उसके साथ डबल स्ट्रैंड बनेगा। नहीं तो बह के निकल नहीं जाएगा नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन से। जब वो सिंगल स्ट्रैंड होगा टारगेट, और सिंगल स्ट्रैंड किया नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? तो सिंगल स्ट्रैंड तो करिए, ये बात NCERT नहीं बताती। NCERT में ये लाइन मिस है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, उसके बाद ट्रीटमेंट विद एल्कली सो दैट डबल स्ट्रैंड डीएनए विल गेट इनटू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ट्रांसफरिंग ऑफ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। अब आपने उठा के ट्रांसफर कर दिया सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे, नाइट्रोसेलुलोज पे और नाइलॉन पे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। अब आपने मौका, भाई जो आप ढूंढ रहे हो कि ये CG80 ये सीक्वेंस, ये टारगेट कर रहा आप कि ये जो डीएनए हमने आजुषी का लिया है, जिसका भी लिया, उसके पास ये सीक्वेंस है कि नहीं। तो इसमें आपने रेडियो एक्टिव प्रोब और इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, अगर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड वाला होगा तो इसके साथ वो जरूर एनीलिंग कर लेगा, उसके साथ डबल स्ट्रैंड, मतलब इसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करके डबल स्ट्रैंड में बदल जाएगा। नाइट्रोजन सेलुलोज की मेम्ब्रेन पे ही रहेगा। ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, ये बैंड दिखा देगा। बैंड दिखा दिया, इसका मतलब उस डीएनए में जो आपने टारगेट करी सीक्वेंस वो थी। और बैंड की लेंथ ये बता देगी कि कितनी बार रिपीट है। और रिपीट का जो आपका एक तरह का प्रेजेंटेशन है
वो एक ही तरह का केवल एक ही इंडिविजुअल के डीएनए में मिलेगा, बाकियों में बैंड अलग अलग मिलेगा। उससे हम लोग जान लेते हैं कि क्या ये दोनों डीएनए एक ही सोर्स के हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन किया, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। बाद में अगर ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो उनको हम लोगों ने जान लिया ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट रेफर्स टू एज मिनी सैटेलाइट। ये बात याद रखिएगा, सैटेलाइट की कौन सी क्लास? मिनी सैटेलाइट। बोला था कई तरह की श्रेणियां बनाई, उसमें मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। क्वेश्चन ये आता है, ये 5वां या 6ठा आपका पॉइंट है, जितने पॉइंट हो चुके उसके बाद, कि VNTR ये जो प्रोब बनाए गए हैं सैटेलाइट डीएनए के किस भाग के हैं। तो सैटेलाइट डीएनए की क्लास मिनी सैटेलाइट के हैं, रट लेना, बिल्कुल भूलना नहीं, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट नहीं, मिनी सैटेलाइट। आई स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस अरेंज टेंडेमली इन मैनी कॉपी नंबर। एक छोटी डीएनए की कोई भी सीक्वेंस 8-10 न्यूक्लियोटाइड की, वो अरेंज है टेंडेमली, कई बार, बार हर बार, लगातार। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम। हो सकता है ऑर्गेनिज्म के 1 से 23 क्रोमोजोम, जो उसकी मदर के, 1 से 23 जो उसके फादर के, कि 6 नंबर का क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम 6 नंबर का, और मदर का और फादर का, कि मदर के क्रोमोजोम पे सीक्वेंस 6 बार रिपीट है, फादर के क्रोमोजोम पे सीक्वेंस 8 बार रिपीट है, 9 नंबर का, उसके बाद 10 नंबर का। हर क्रोमोजोम पे ये सीक्वेंस का अलग अलग कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। वही अब 46 ये हो गए। अब आप समझिए कि ये एक इंडिविजुअल के लिए तो स्पेसिफिक होगा ना, उससे हम लोग जान लेंगे। द नंबर ऑफ रिपीट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो नंबर ऑफ रिपीट है कि कितनी बार रिपीट है, किस क्रोमोजोम पे रिपीट है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें खूब बहुत आए था आपको बहुत। तो भगवान तेरे कितने रूप, कण कण में भगवान, हर एक जगह अलग, तो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ द VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 50 kb, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, उसका साइज वेरी हो सकता है 1 kb to 20 kb, किलो बेस, kb किलो बेस, 0.1 से 20 kb किलो बेस तक का VNTR आपको मिल सकता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट की। पता लग रहा है जो पॉलीमॉर्फिज्म हुआ वो 20 kb बेस पेयर तक का VNTR में हुआ। ओके, चलिए आगे। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR, अब ये आपने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर लिया है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अब आप इस पर पोर करेंगे, उड़े लेंगे क्या? VNTR प्रोब। अगर VNTR प्रोब, इसके जो 8 का ये न्यूक्लियोटाइड, जिसमें ये साथ में आपने रेडियो एक्टिविटी किसी तरह से अटैच कर दी है, ATCG-GAC, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इधर है, A की T के अपोजिट A, C के अपोजिट G के अपोजिट C, G के अपोजिट C, A के अपोजिट T, T के अपोजिट A के अपोजिट T के अपोजिट G। अगर तो ये वहाँ पे सीक्वेंस है तभी तो उसके साथ एनीलिंग करेगा ना, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करके डबल स्ट्रैंड में बदल जाएगा। और उतने ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे, जितनी बार ये रिपीट है उतना ही लंबा आपको बैंड दिखाई देगा। उससे रिपीट आप गिन लोगे, रिपीट से आप गिन लोगे कितनी बार रिपीट है किस क्रोमोजोम पे। 6 नंबर के क्रोमोजोम पे 6 बार रिपीट है, 8 नंबर के क्रोमोजोम पे 2 बार रिपीट है, फादर के मदर पे 1 बार भी नहीं रिपीट है। इस तरह से बैंड पैटर्न बन जाएगा। उस बैंड पैटर्न को आप एनालिसिस करके जान पाएंगे कि ये पर्टिकुलर इसी ऑर्गेनिज्म का है कि नहीं है। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल में अलग है इन पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। देखिए केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सीता और गीता, चालबाज वाली श्रीदेवी या कोई और, राम और श्याम, जितने भी आए सब याद कर लो आप, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। पैटर्नल ट्विंस नहीं, मोनो ट्विंस भी 2 तरह के हैं, वो आप मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला लेक्चर देखिए पता लग जाएगा। केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही जैसे होंगे। आगे चलिए। द सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेक्निक हैव बीन इंक्रीज बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम इस टेक्निक को संवेदनशील बना सकते हैं पीसीआर का इस्तेमाल करके। पीसीआर का इस्तेमाल करके जो डीएनए सैंपल आपको मिला आप उसकी कई मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली डीएनए फ्रॉम द सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए। इसके परिणाम स्वरूप जब हम पीसीआर कर सकते हैं कि अगर आपको एक सेल भी कहीं से मिल जाए, एक हेयर फॉलिकल थोड़ा सा मिल जाए, या रेप की विक्टिम है उसके नेल्स में थोड़ी सी स्किन की अब्रेशंस मिल जाए, स्किन सेल्स मिल जाए, कुछ थोड़ा सा मिल जाए, बस थोड़ा सा मिल जाए वही काफ़ी है। तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है टाइप वाली बात। कॉन्सिक्वेंटली डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म अ फिंगरप्रिंट एनालिसिस। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस करने के लिए डीएनए एक सेल का भी मिल जाए तो काफ़ी है, हम काम चला लेंगे, हम पीसीआर कर लेंगे। In addition to
इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस में तो कर सकते हैं। इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज डिटर्मिनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी के लिए या और भी कामों के लिए, क्रिमिनल केस के लिए, लॉ केस के लिए, लेकिन और भी इसकी एप्लीकेशन है सच एज पॉपुलेशन में, व डाइवर्सिटी को जानने में, जेनेटिक डाइवर्सिटी को जानने में। करेंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अलग अलग प्रोब हम यूज़ कर रहे हैं, मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जानने। अब ये देखिए आप, ये यहाँ पे व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई ये डैड, ये मॉम, इनमें से, इन तीनों में से कौन सा इसका 1 2 3 4 में कौन से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, कौन से बच्चे इसके हैं, तो देखिए ये बच्चा इसका नहीं है, क्योंकि ये डीएनए पैटर्न ना तो डैड के पास है ना मॉम के पास है। नहीं, सॉरी, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये डैड, ये मॉम, ठीक है, ये डैड, ये मॉम। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा बच्चा इसमें इन लोग का है, कौन सा नहीं है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें 1 नंबर का बच्चा, इसको ये जो पेंडिंग पैटर्न मिला, जो बैंड यहाँ बन रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म जो इसको मिली है, इस पे इतनी बार रिपीट की, वो इसके इस क्रोमोसोम से, फादर के इस क्रोमोसोम से मिली है और मदर के इस क्रोमोसोम से मिली है। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चा बना है। ये इसकी माँ, ये इसका बाप। इस पे आइए, ये वाला, ये इसको फिर से मैं इसको रब कर देता हूँ, नया फिर से बनाता हूँ। अब इस वाले को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ये वाला क्रोमोसोम पे जो बेंडिंग पैटर्न आया वो इस फादर के वजह से आया, ये वाले पे मदर के इससे आया, ये वाले पे ये वाला फादर के ये वाला, और ये फादर का ये वाला, तो ये इसका फादर, ये इसकी मॉम, ठीक है। आगे चलिए, अब इस पे आइए चाइल्ड 2 पे। चाइल्ड 2 भी एक पैदा हो गया जब ये कहीं घूमने गए हुए थे। तो हुआ क्या कि इनमें देखिए, ये जो ना तो फादर के पास है ना मदर के पास, ये जो ना तो फादर के पास है ना मदर के पास, हाँ ये मदर से तो आया उसके एग, और ये, ठीक है। तो इससे ये पता लग रहा है ये इससे कि मदर का तो इसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस बच्चे का जन्म तब हुआ जब फादर कहीं गए हुए थे। मतलब ये मदर तो इसकी है नो डाउट, लेकिन फादर ये इसके नहीं है। अब ये हम लोगों ने 3 इसको डिस्कस कर लिया। 4 पे आइए। 4 की क्या कहानी है? 4 की कहानी, 4 जो है ना तो इस पे मदर का कोई कंट्रीब्यूशन है ना तो फादर का कोई कंट्रीब्यूशन है। इसके बेंडिंग पैटर्न इसका अलग है बिल्कुल। तो ना तो ये मदर ना तो ये फादर। 1 और 3 मदर और फादर दोनों का कंट्रीब्यूशन। 2 पे केवल मदर का कंट्रीब्यूशन। 4 वो किसी वर्मा जी का बच्चा, बाहर का बच्चा। आगे चले। अब ये देखिए एक और, यहाँ पे वो कह रहा है डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन। क्राइम सीन पे आपको ये डीएनए मिला आरुषि मर्डर कांड पे, और 2 आपके सस्पेक्ट हैं जिन पे आपको शक है। तो डीएनए किसका हो सकता है? ये वाला। तो देखिए बेंडिंग पैटर्न ये दिखा रहा है क्रोमोसोम नंबर 7 पे कितनी बार रिपीट, 11 बार रिपीट, और यहाँ पे भी 11 बार रिपीट। ये दिखा रहा है क्रोमोसोम नंबर 7 पे कितनी बार रिपीट, तो ऑलमोस्ट कितनी 7 या 9 बार, तो यहाँ पे भी 9 बार रिपीट। अब ये वाला देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है क्रोमोसोम नंबर 2 पे, हाँ बिल्कुल सेम है इस वाले पे। तो ये पता लग रहा है कि ये जहाँ पे आपको क्राइम सीन से मिला, और आपके पास 2 हैं जो सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा है कि वहाँ पे उस दिन आरिफ भी गया था और उस दिन संजय भी गया था, मर्डर हो गया किसी मोना का। तो आरिफ क्राइम सीन में आपको या सीसीटीवी कैमरे में उस फ्लोर पे जाता आरिफ भी दिखा और उस फ्लोर पे जाता संजय भी दिखा। कौन मर्डरर है? आरिफ, क्योंकि इसका डीएनए इससे मैच कर रहा है, इसका नहीं कर रहा। ठीक, तो कल्प्रिट कौन? ये। ओके, दिस इज द कल्प्रिट। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये होता है, जो आप अब समझ गए होंगे। तो ये हुआ आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आगे ख़त्म। लेकिन 1-2 बातें समझ लीजिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग आल्सो नोन एज इम्यूनो ब्लॉटिंग और प्रोटीन ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम कोई प्रोटीन पता लगाना चाहते हैं कि सैंपल में वो प्रोटीन है कि नहीं। उसको जब हम प्रोटीन को, स्पेसिफिक प्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में, उस प्रोटीन की प्रेजेंस हम जानना चाहते हैं किसी मिक्सचर में, स्पेसिफिक प्रोटीन है कि नहीं,
तो उसके लिए हमें क्या करनी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या करना है, जब हम स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस को जानना चाहते हैं कि सैंपल में वो स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस है कि नहीं, तब हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं। और सदर्न ब्लॉटिंग हम करते हैं कि जब हम ये जानना चाहें कि किसी सैंपल में पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है कि नहीं। इतनी बात याद रख लीजिए, सारा लंबा याद रखने की ज़रूरत नहीं। सदर्न ब्लॉटिंग to know about the presence of a specific DNA sequence in a DNA sample. Northern blotting is done to know the presence of a specific RNA sequence in a sample, and Western blotting is done in a protein complex to know the presence of a specific protein. That much is enough. इतना याद रख लीजिए। चलिए, प्रोब क्या है? प्रोब है डीएनए के फ्रेगमेंट, छोटे छोटे आरएनए के फ्रेगमेंट दैट रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। तो ये जो प्रोब आपने उसमें बनाए ना, ये प्रोब आपने कहाँ बनाए, लैब में, मैन मेड है। तो आपने यहाँ पे CGAT CGA ये सीक्वेंस तो आपने बनाई है ना। तो ये एनीलिंग कब करेगी, जिसमें आप उड़ेल लो, जब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर उस पर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होगी GCTAGCT। अगर उस डीएनए में ये सीक्वेंस होगी तभी तो ये उसके साथ बेस पेयरिंग कर लेगा, तभी तो एनीलिंग हो जाएगी, तभी तो आप जब एक्सरे फिल्म इस पर एक्सपोज करोगे ये बेंडिंग पैटर्न दिखाई देगा। एक बार रिपीट है कि 2 बार की 4 बार की 5 बार, तो सीक्वेंस तो आपको पता है ना, वो है वही प्रोब। तो प्रोब कि यहाँ पे 100 बच्चे हैं विद्यालय में, आपने अपना बच्चा भेजा पुलोवर पहना के, ये फलाने ढिमकाने का बच्चा है, तो 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 1100 हो, कितने भी हो, आप तो पहचान ही लोगे। बच्चे पे आपने बना के भेजा ना ठप्पा लगा के। वही चीज़ है कि यहाँ पे आपने प्रोब जब उड़ेला ठप्पा लगा के रेडियो एक्टिविटी के साथ ना, वो अगर चिपक गया आपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ तो उसको लोकेट कर लोगे ना। रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज इन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल, दस अलाउ आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ओके, वो हो गया प्रोब। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है? ऑटो रेडियोग्राम, अ फोटोग्राफ प्रोड्यूस बाय एक्सपोजिंग अनडेवलप्ड फिल्म टू अ रेडियो लेबल प्रोब। भैया अब ये डबल स्ट्रैंड बन गया। अब इस पे आपने एक्सरे फिल्म को एक्सपोज किया, एक्सरे फिल्म को एक्सपोज किया, जब अनडेवलप्ड एक्सरे फिल्म को एक्सपोज किया तो उस पर इम्प्रेशन इसके आएंगे, बैंड बन जाएगा, तो आप पहचान जाओगे कि हाँ। और अगर उसने एलीलिंग बनाई नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड है ही नहीं, तो एक्सरे फिल्म पे बैंड उभरेंगे नहीं। बैंड उभरा है तो इसका मतलब, और बैंड की लेंथ से आपको पता लग रहा है कि कितनी बार वो रिपीट हुआ है। ठीक, तो ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अब आप समझ गए हो मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले आपको लेक्चर में मिलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 15 से 20 क्वेश्चन जो आपके लेवल के होंगे, नीट के लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज का सेशन अच्छा लगा तो बेल आइकन हिट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मिलते हैं। टिल देन, गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।